नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 9। चर्चा करने वाले हैं आज शासन प्रणाली की, गवर्नेंस सिस्टम की बात होगी। इससे पहले दोस्तों लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करा चुके हैं और सॉरी फॉर दैट ये लेक्चर थोड़ा डिले आ रहा है क्योंकि 8-10 दिन बाद हम इसको डाले हैं। तबीयत थोड़ी नासाज थी, इन सब वजह से थोड़ा ये लेक्चर डिले है। आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए और पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इवन जितने भी जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम ऐसा करा देंगे आपके लिए कि आप कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी हिट कर सकते हैं। उसके साथ हम पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इवन टेस्ट सीरीज भी हम उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से कराएंगे। अभी हाल फिलहाल 5 क्वेश्चन एक सीरीज है, 5 क्वेश्चन विद मी, जो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए है। हालांकि फिलहाल इंग्लिश में शुरू की है, तो आप चाहो तो वहां पर भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाउ टू टैकल योर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए लौटते हैं वापस अपने शासन प्रणाली पे। उससे पहले एक निवेदन है सभी से, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो हमेशा से करते आ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा और प्यार दीजिए, थोड़ा सा और प्यार दिखाइए, आई होप सो, और दिखा भी रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। चलिए वापस लौटते हैं अपने शासन प्रणाली पर, चर्चा करेंगे शासन प्रणाली पर दोस्तों। ठीक है, अब इस शासन प्रणाली में अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये आपको इस तरीके से दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये नोट्स हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे जैसे कराते आ रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो चर्चा होगी उस पर भी बात होगी। देखिए, जो राजतंत्र है, मतलब राजतंत्र एक सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं राजतंत्र। मतलब इस पर राजा का अधिकार होता है। राज से मतलब है राजा, किंगशिप, जैसे ब्रिटेन वगैरह में होती थी, इसे बोलते हैं किंगशिप, राजशिप। ठीक है, तो होता था राज सिस्टम। तो यह शासन जो है राजतंत्र, शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राजमुकुट धारण करता है वह आनुवंशिक, जो हेरिडिटरी उत्तराधिकार है, उसके आधार पर पद ग्रहण करता है दोस्तों। मतलब आनुवंशिकता का मतलब यही है कि उस राजा का जो बेटा होगा वो बेटा आगे चलकर राजा बनेगा। वहीं कुलीन तंत्र जो है, कुलीन तंत्र जिसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है। मतलब कुछ एक लोगों का ग्रुप होता है, उन्हीं लोगों में वो पॉलिटिकल जो पावर है, वो सिस्टम है, चलता रहता है। बाकी का डेमोक्रेसी का, लोगों का और किसी का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता। वो कहलाता है अरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीन तंत्र। तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही जिसे कहते हैं, तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। तानाशाही में सिर्फ एक ही आदमी पावरफुल होता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश, मतलब उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, वो विदाउट कंट्रोल होता है, निरंकुश शासन होता है। उसे कहते हैं तानाशाही या डिक्टेटरशिप। जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब डिक्टेटरशिप में, जो तानाशाही में दोस्तों, वो आदमी जो अपने पद पर है, वो आसीन होता है, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारे लोगों के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे रिपब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार को बदल दिया जाएगा, लोगों को बदल दिया जाएगा और उस कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दिया जाएगा। तो ये होता है क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकतंत्र, जिसे लोगों का तंत्र, जैसे उसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी। तो ये हो गया इसका डिक्टेटरशिप। अब बात करते हैं वही प्रजातंत्र। प्रजातंत्र होता है कि वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल होती है। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा ही जारी की जाती है। जो प्रजातंत्र है उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको ज्ञात हो कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है। मतलब ये पावर जनता के पास होती है, पब्लिक के पास होती है। हालांकि चीजें थोड़ी सी डाइवर्सिफाई जरूर होती हैं, क्योंकि जनता उतनी ज्यादा अगर पढ़ी लिखी और समझदार नहीं है तो उसका मिसयूज भी हो जाता है, जैसे कि आजकल होता आ रहा है। लेकिन अगर जनता पढ़ी लिखी है तो वो जब चाहे, जिसको चाहे, उस पद से उतार सकती है। तो जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है, जनता को सोवरेनिटी प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुखतः देखा जाएगा संघात्मक शासन,
जो फेडरल गवर्नेंस होती है, फेडरल सिस्टम होता है, वो भी एक डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का एक रूप है। क्या? संघात्मक शासन। तथा एक होता है एकात्मक शासन। जो एकात्मक शासन होता है, यूनिटरी गवर्नेंस। इन शासन प्रणाली को व्यवहारत संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में और भारत में है, और वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आप देखेंगे तो यूएसए, स्विट्जरलैंड वगैरह में देखने को मिलती है। तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया कि भाई कौन से तत्व जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्टेट के लिए। तो वह है संप्रभुता, सोवर्निटी, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, भूभाग यानी कि ज्योग्राफी या उसकी टेरिटरी, तथा सरकार या सत्ता यानी कि गवर्नमेंट या उसकी गवर्नेंस। ये राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में से हैं, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। और दूसरी चीज दोस्तों, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व होता है संप्रभुता, यानी कि अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं है, सोवरेन नहीं है, 15 अगस्त 1947 से पहले तक हम इंडियंस संप्रभु यानी कि सोवरेन नहीं थे, क्योंकि हम उस एलिट क्लास को, जो खुद को सो कॉल्ड एलिट क्लास बोलती है, उसके अंदर इंपीरियलिज्म में, उपनिवेशिकवाद में काम कर रहे थे। वो थे गोरी सरकार, गोरे लोग। तब तक हम संप्रभु नहीं थे, सोवरेन नहीं थे। तो अब हम सोवरेन हैं, संप्रभुता है हमारे पास, हम कुछ भी अपने बेस पे अपनी तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य का अनिवार्य तंत्र है संप्रभुता। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। मतलब इस मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में जो लॉ बनाएगी आपके लिए, रूल एंड लॉ बनाएगी, लॉ एंड रूल्स मेकिंग करेगी, वो होगी पार्लियामेंट, संसद करेगी। वो सबसे बड़ी संस्था है रूल एंड लॉ बनाने के लिए। एवं जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अपने समस्त कृत्यों को यानी कि समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति? जो कार्यपालिका है अपने सारे कार्यों के लिए वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है। हमारे यहाँ या किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी प्रजातंत्र में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे बार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि इस चीज में कोई ना कोई तो अकाउंटेबल है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो ही सरकार बहुत अच्छे तरीके से गवर्नेंस करती है। नोट माय पॉइंट। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। यानी कि जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो लेजिस्लेटिव है, अगर उसके पास विश्वास प्राप्त है यानी कि बहुमत प्राप्त है, संसद में उसके पास पूर्ण बहुमत है, पूरे लोग हैं, तो ही कार्यपालिका का अस्तित्व बना रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अभी जैसे मोदी सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, अगर एनडीए गवर्नमेंट के कुछ एमपी जो है खिसक कर इंडिया में चले जाए, मतलब इंडिया जो राहुल गांधी कांग्रेस है उसमें चले जाए, तो क्या होगा? ये जो फ्लोर है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर एक विश्वास प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर ऐसा लगा तो राष्ट्रपति के लिए उसे एनडीए गठबंधन को बहुमत दिखाना पड़ेगा। तो ये अगर बहुमत की सरकार है तो ही ये कार्यपालिका का अस्तित्व है। अगर ये बहुमत की सरकार हट गई, बहुमत इंडिया के पास चला गया, कांग्रेस के पास चला गया, तो मोदी गवर्नमेंट जो कार्यपालिका है, मोदी जी की जो कैबिनेट है, जो कार्यपालक है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा और वो दूसरी सरकार में, मतलब वो लोग नीचे आ जाएंगे, मतलब वो लोग अपोजिशन में आ जाएंगे और दूसरी गवर्नमेंट सरकार में आ जाएगी। तो उस कार्यपालिका का विधायिका में अगर विश्वास मत नहीं है तो कोई भी अस्तित्व नहीं है। आई होप से मेरी बात समझ रहे हो। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता का केंद्र जो है, सेंट्रलाइजेशन जो है, राज्यों, केंद्र सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यह सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। हालांकि मैं अगर सच बोलूं, रियलिटी चेक ये है कि जनता में निहित जरूर है कहने को, बाकी का जनता का सबसे ज्यादा शोषण यही सरकारें कर रही हैं। और भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो व्यवस्था जो है विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कैसा है?
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली है, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसे हम राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलेगा ये वाली प्रणाली। उसमें समस्त कार्यपालिका की शक्ति, जो समस्त एग्जीक्यूटिव की शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में नियत होती है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनके पास कार्यपाल की वास्तविक शक्ति ऐसे कोई नियत नहीं होती है, वो सिर्फ एक नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण मैंने बताया अमेरिका है, उसकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, जबकि इस शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। वहीं राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है दोस्तों। यानी कि वो राष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा जाए तो उनके मंत्रियों के चुनाव में वो स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे मंत्री बना सकते हैं और उसकी जो भूमिका है, जो मंत्रियों के चयन में जो व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्था है संसद है, उसकी भूमिका नाम मात्र की है। वहीं भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है, और ये कहां से? यूएसए के संविधान से हमने बोरो की है, तो उस प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य है हमारे यहाँ, याद रखना प्रियम्बल में है सबसे पहली बात कि हम भारत के लोग, ये सबसे बड़ी बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह स्पष्ट करता है प्रस्तावना की ये बात जो है, हम भारत के लोग, यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र सोर्स है जनता, मतलब कि आप, पॉपुलेशन नहीं, आप पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, वो अलग बात होगी, जनता, जिसके पास वोट करने का अधिकार है, जिसके पास लेजिस्लेटिव चुनने के अधिकार है, जिसके पास पार्लियामेंट्री बनाने के अधिकार है, वो जनता, जो प्रतिनिधियों को निर्वाचन सत्ता यानी कि जो इलेक्शन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं, करप्शन का लेवल हाई होता जा रहा है। वहीं भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः क्लियर कट विभाजित किया गया, डिवीजन किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय यानी कि क्वासी फेडरल, एक वर्ड है क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ये कहां से आया? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्यों आई? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि ब्रिटिश संसद को संसदों की, 1 मिनट की स्टोरी मैं सुना देता हूँ, 1 मिनट सुन लो बस। देखो ब्रिटिश संसद को दोस्तों मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मदर्स ऑफ पार्लियामेंट क्यों कहते हैं? मदर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि अगर मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न आधुनिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की सबसे पुरानी, निरंतर विकसित होती हुई ये सबसे प्रभावशाली व्यवस्था थी। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो देखो इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल वाक्य है, ऐतिहासिक आधार है, जैसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, उसके बाद 1295 का उसका जो सिद्धांत था, पार्लियामेंट का मॉडल आया, उसके बाद भारत की, इंडिया में जो है संसदीय प्रणाली पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, लोकसभा राज्यसभा है, क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी व्यवस्था ब्रिटेन की देन है। क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान हम इंडियन लेजिस्लेटिव जो एक्ट आए, उनके काउंसिल के एक्ट आए 1861, 92, 9, 1919 वगैरह वगैरह, तो जो इंडियन लीडर्स थे, भारतीय नेताओं जैसे गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, इन्होंने ब्रिटिश संसदीय परंपराओं को नजदीक से देखा और समझा। तो सबसे बड़ी बात कि वो सबसे ज्यादा स्किल और दक्ष इस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ थे। दूसरी बात, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन वे में भी काफी हद तक सही साबित हो सकती है कि भाई ब्रिटिश संसद को हमने इसलिए इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा क्योंकि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो हमें उस समय की डिमांड थी। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी मतलब लोगों की पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि कोई आदमी ऐसा हो जो हमारी लोकतांत्रिक आत्मा में समाहित हुए भारतीय मूल्यों का ध्यान रखे। इसलिए दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट is called the mother of parliaments because it is the pioneered representative of democracy. Got my point? तो ये सारी चीजें यहां से आई। ब्रिटिश संसद जो है इसलिए जननी कहा जाता है, माँ कहा जाता है सारी संसदों की, क्योंकि जितने भी लॉ कानून बनाए गए वो सब इसी के आधार पर बनाए गए।
वहीं ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन कई बार आया, तो ब्रिटेन में लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि इंडिया में और यूएसए दोनों जगह पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। वहीं भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में देखा जाए, यानी कि जो यूनिटरी फंक्शंस हैं, यूनिटरी गवर्नेंस जो है इंडिया के अंदर, वो भी देखने को मिलती है। जैसे राज्यपाल का पद, वो सेंटर के अधीन आते हैं, मतलब सेंटर के अंडर में काम करते हैं, सेंटर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे इंडियन सर्विस है, इंडियन मतलब ये जो अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस पीसीएस की जो संस्था है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी जो है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा है वहां पर असमान प्रतिनिधित्व जो है, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं वहां पर उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व है और जो छोटे राज्य हैं वहां पर राज्यसभा में उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो ये सारी एकात्मक शासन के लक्षणों में से आते हैं। राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इसका आशय ये भी समझा सकता है कि भाई क्या भारत एक गणतंत्र है? यस। इस बात को इस तरीके से समझा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उस पर एक इलेक्टेड व्यक्ति आसीन होता है। मतलब राष्ट्रपति जी को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति जी को इलेक्ट किया जाता है। और पार्लियामेंट के और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, एमएलए, जितने भी इलेक्टेड एमपी हैं, वो सारे वोट करते हैं। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम से वोट किया जाता है। एक सीक्रेट इलेक्शन होता है जिस पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वहीं भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। मूलतः कैसा है? मूलतः मतलब वही केसी वीर साहब का एक पूरा कॉन्नोटेशन है, केसी वीर साहब का एक वाक्याब्य है। उन्होंने कहा था कि केसी वीर साहब ने बोला कि ये ब्रिटिश के एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट हैं, ब्रिटिश के कौन? संवैधानिक कर्ता है ये। तो केसी वीर ने भारत को अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल राज्य कहा। याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई किसने क्या कहा। तो भारत को क्वासी फेडरल की संज्ञा दी केसी वीर साहब ने। वहीं जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को, जो इंडियन फेडरलिज्म है, उसको सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दे डाली जी ऑस्टिन ने। वहीं भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन भी केसी वीर का है। तो केसी वीर साहब ने यह भी कहा था कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉर फ्लेक्सिबल नॉर हार्ड है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है। वहीं बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यानी कि ये बी आर अम्बेडकर जी का कथन है कि जो हमारा संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया दोस्तों। तो ये पूरा हमारी जो सिस्टम है, शासन प्रणाली है, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन क्रिस्प नोट थे जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहां से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ बाहर जाने वाला है। अब इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन आप हिट कर लेते हो तो आप समझ जाओगे कि आप क्या कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, चलो नीचे बताएंगे, पहले समझो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसकी डेफिनेशन देता है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, ठीक है, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने, अपनी जीविका और ये सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो आईएएस 2021 का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं, आप ये वाले भी पढ़ लेना। ऊपर वाला जो पहला वाला है ना, वो इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वो राज्य कहलाएगा, वो स्टेट कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? देखो इसका आंसर यहाँ पे है, ये एक्सप्लेन कर लेंगे। अब मैं इसमें दिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो
राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निर्वासित संप्रभु यानी कि सोवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति यानी कि जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व होता है संप्रभुता, और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। तो विकल्प बेहतर है ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? तो यहां भी ऊपर बात हुई संप्रभुता, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सोवरेनिटी किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है, कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नहीं, सही उत्तर चुनना है आपको, तो आपका केवल एक, क्योंकि राष्ट्रमंडल में अगर भारत सदस्य है तो इस कारण से भारत की कोई भी किसी भी तरीके से संप्रभुता पर कोई भी खतरा नहीं मंडराता, ना ही कम होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। तो राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यकता नहीं है, वो किसी के प्रति उनकी निष्ठा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? आप देख सकते हैं संसदात्मक। मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो पॉज करके। वही संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होता है। पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार जो है संसद पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी कि पार्लियामेंट उसे सरकार को कभी भी हटा सकती है। आईएएस में है वो क्वेश्चन, इसमें आईएएस में दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन है, देखो एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं। देखो, संसदीय शासन वाली संस्था, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। वही भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में नियत होती है और यह अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, याद रखना, आर्टिकल 75(3) इज इन्वॉल्व इन दिस गवर्नेंस, दिस मंत्रिपरिषद कैबिनेट, उसमें के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। मैंने बताया पूरा, देख सकते हो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो मेरे भाइयों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। किस बात में दोस्तों? सिर्फ इस बात में भिन्न है, भारतीय संसद प्रणाली के न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है क्योंकि जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, क्योंकि भारतीय संसदीय जो प्रणाली है उसमें जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है अपने आप में सोवरेन है। वो कुत्ते को हाथी कह दे तो हाथी ही माना जाएगा। देखते हैं, देखो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि यह प्रणाली ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला पढ़ो, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। बात सही है, मैंने अभी ऊपर बताया था, बात सत्य है, पहला वाला बिल्कुल सत्य है। दूसरे पे बात करते हैं,
भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन करना है तो वो संवैधानिक पीठ होगी, 5 लोगों की, 3 लोगों की, किसी की भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है, संविधान पीठ को भेजाते हैं। बात दोनों सही है, 1 और 2 दोनों बोथ आर राइट। IAS 2021 का क्वेश्चन है। देखो, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। वहीं केशवानंद भारतीवाद में 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही मानते हैं हम, क्योंकि भारत में, इंडिया में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 145(3), इसके तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। और अनुच्छेद 145(3) आर्टिकल 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निवेचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। मैंने शायद 3 बताया तो गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। 5 भी बताया था, हालांकि मैंने कहा 3 से शुरुआत हो सकती है, बट इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया। ये ऐसा इंडिया में है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षतात्मक जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उस सरकार में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार यानी कि शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यह राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है वो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो भारतीय राजनीति पद्धति धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, संसदीय पद्धति की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और संघीय नीति फेडरल सिस्टम भी है। बल्कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां पर है? मैंने ऊपर बताया यूएसए में। कहां पर? यूएसए में निहत है गाइस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही बात आएगी, ये आपने ऊपर भी देखा है तो आप देख सकते हो। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद कैबिनेट लोकसभा के पद उत्तरदायी है। IAS 2015 का क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप, 75(3) में है, मैंने ऊपर भी बताया हुआ है, पूरा पढ़ लेना एक्सप्लेन चाहो तो। वैसे तो आपको पता ही होगा ये वाला बात। 13 देखो, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। बिल्कुल अभी बात कर रहे थे हम कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के प्रति, संसदीय प्रणाली के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। आइए 17 का क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? इसका उत्तर आपको चुनना है। तो यह है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो MP होते हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखा जाता है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? नहीं, जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है वो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य के अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट साहब, और जो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं PM साहब। आज के जमाने में भी फिलहाल मोदी जी अपने। तो आंसर ये तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 राइट हो गया। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, ये पढ़ लेना चाहो, चलो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आगे अपन इधर आर्टिकल 70 जो 5 है, 75 का 5 सब ऑप्शन है, सब क्लॉज है, उसमें ये एक्सप्लेनेशन है कि मंत्री बिना संसद सदस्य हुए, यानी कि वो MP नहीं है, समझ रहे हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ये MP,
तब भी 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। मतलब 6 महीने तक अगर एमपी नहीं है तो भी मंत्री रह सकता है, मिनिस्टर रह सकता है। आप 6 मंथ के लिए उसे मंत्री बना सकते हो। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसा आर्टिकल 75(3) में दे रखा है। इसलिए कथन 2 भी सही हो गया। इसलिए लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राज्य यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बीपीएससी का क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कोई भी जो है एक से अधिक भी सही हो सकता है। देखो, विधायिका न्यायपालिका के पद जवाबदेह है? नहीं। ऑप्शन पढ़ लो। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां बताई, संसदीय और अध्यक्षीय, यानी कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। भारत में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि जो विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव वो व्यवस्थापिका की यानी कि जो किसके जो लेजिस्लेटिव है जो पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं संसद नहीं, हाँ सही है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, जो लेजिस्लेटिव के द्वारा, ये व्यवस्थापिका के द्वारा होती है। तथा न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इसलिए ये उत्तर हो गया। सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सी आंसर है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। समझ रहे आप? सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों में से है। वहीं राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालन की शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। ये मैंने ऊपर बताया, एक्सप्लेन देख लेना। 18 पे आते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यानी 1, 2, 3 बी आंसर है। चौथा वाला एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था एकीकृत नहीं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथा यूनिफाइड अथॉरिटी एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पाओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स बारे में आया। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है इसमें। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं भाई। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? यह सत्तावादी सरकार। एक संविधान संगत सरकार हमारे यहाँ है, विधि का शासन भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर बताया है, कंप्लीटली रीड आउट कर सकते हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होते हैं या होता है भारतीय संविधान से दोस्तों। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का सोर्स कौन है? भारत का संविधान। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है?
कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 21 में आया क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। वहीं संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। वहीं संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का सोर्स संविधान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है नहीं, व्याख्या सही नहीं है। अब यहीं पे थोड़ा एक तरीके से क्लू आ गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसका अपना एक संविधान है, ये भी बात सही है, दोनों है। इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या ये इस बात को सत्यता साबित करता है? देखो, लोकतांत्रिक और संविधान अलग अलग हो गए, इसलिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में है। याद रखना, पूछा जाए कि भाई कैसे मानोगे कि लोकतांत्रिक देश है, तो हमारी जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसके जो स्टार्टिंग से है कि हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से स्टार्ट होता है। यह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या है, वगैरह वगैरह आगे से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है और भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः कथन एक, अभिकथन ए और कथन आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? यह है लाल फीता सही, देख सकते हो आप। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आईएएस का क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सदृढ़ है, मजबूत है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को, जो पिछड़ों में भी अगड़े हैं, आगे वाले हैं, लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को भी सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केंद्र के वंचित वर्ग है, यानी कि जो कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा में केंद्र में वंचित वर्ग ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये सब, तो आप यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं आप, तो मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बने रहने चाहिए। चलिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य दोस्तों, राज्य हर जगह है, ये कल्याणकारी राज्य को दर्शाता है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये साम्यवादी राज्य जो है, ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई भी दर्शन नहीं है। वेलफेयर की बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है और सोशलिस्ट की बात भी हमारे भारतीय संविधान में है। और कल्याणकारी जो राज्य है उसकी जो है संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये अंतर्गत उनके निहित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स कौन है? जनता दोस्तों, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स कौन सी है? जनता, इज आंसर, ठीक है। 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व? वेरी इंपोर्टेंट, एकल कार्यपालिका। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पर एकल कार्यपालिका काम करती है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका दोस्तों, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। देखो समझ लो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और ये राष्ट्रपति आपकी पावर होती है, जिस मिनिस्टर को चाहे अपने आप बना सकते हैं, इनके पास पूरी पावर होती है, जिसको चाहे उसको रख सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है।
राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है। तो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। अतः उपरोक्त तीनों विकल्प के कथन सही है। अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये हुआ था यूएसए में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम यूएसए में हुआ और इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक हो जाती है, यानी एग्जीक्यूटिव किससे? लेजिस्लेटिव से अलग हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाइयों। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यस, इंडिया में ऐसा है कि भाई जनता चाहे तो सरकारें चेंज कर सकती है। भारत में प्रजातंत्र है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ये समझ लो, आईएएस का क्वेश्चन 2017 में। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्यतः नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतंत्रात्मक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं तथा अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। दोस्तों, गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक? यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। दोस्तों, वहीं भारतीय संविधान कैसा है? ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। कुछ उपबंध है कि आर्टिकल 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? यह न्यायिक समीक्षा। दोनों जगह पे जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम अलग है क्योंकि इंडिया में ये अमेरिका से लिया गया है और ब्रिटेन में ये नहीं है। दोस्तों, वहीं बात करें ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है जिसकी या जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कथन और कारण की बात करते हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों ए आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है?
यह ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये बात दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। दोस्तों याद रखना, पूछना कि कौन सी व्यवस्था थी जो अनिवार्य विशेषता है, तो ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये दर्शाती है कि हमारा जो स्वरूप है कैसा है, फेडरल है, कैसा, संघीय। देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख हैं लिखित, रिटिन एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता एवं केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। किसको? हाई कोर्ट को। ज्ञात हो कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राज्यों यानी कि संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रसंगत विकल्प में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। ये हो गया आपका उत्तर। 43 पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यह इकहरी नागरिकता। ठीक है, हमारे यहाँ लक्षण नहीं है भारत के संविधान का संघीय लक्षण। ये एक यूनिटरी लिंग, एकली, कैसा, एकात्मक लक्षण है, एकात्मक है, यूनिटरी है। बाकी का केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा ये संघीय है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी संघीय है, और वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघीय है। ये इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं, और भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौते को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 बाजो, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाया जाता है? लिखित संविधान संघीय है, इसको हटा दो, तो ये हट गया। एकात्मक तत्व, एकात्मक देखो पहले कौन सा एकात्मक, यूनिटरी की बात हो रही है। कठोर संविधान कैसा है? ये भी संघीय हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं उधर। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया, ये भी हट गया। अब देखो, संविधान की सर्वोच्चता भाई क्या है? फेडरल है, इसको भी हटा दो। राज्यपाल की नियुक्ति यूनिटरी है। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये फेडरल है। ठीक है, उसके बाद राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी यूनिटरी है। ठीक है, 4 राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, और संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय, ये कैसे हैं? संविधान का एक सर्वोच्च न्यायालय भी फेडरल है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? फेडरल है। तो आंसर हो गया आपका 4D, 4, ठीक है, 6 और 7, 4, 6 और 7, डी आंसर है आपका। 4, 6, 7 पे देख लो आप। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उसके बाद राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, और संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? ये भी एक फेडरल है, मैंने बताया आपको। आ जाओ, विकल्प डी से उत्तर हो गया, क्योंकि आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ लेना। यूनिटरी एलिमेंट फीचर्स की बात करें तो नंबर 1, 2, 3 पर उल्लेखित सभी तत्व परसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। 5 पर उल्लेखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन की बात करें तो ये भी परसंघीय व्यवस्था का कारक यानी कि फेडरल है। ठीक है, ये सारे आप इसमें एक चाहो तो पढ़ लेना, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे राज्यों के नाम, भूगोल, ये सब पूरा पढ़ लो। 45 पे जाओ, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? फिर से वही यूनिटरी की बात हो रही है, आपको बताया यूनिटरी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण फेडरल है, राज्यपाल की नियुक्ति यूनिटरी हो गया, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी यूनिटरी हो गया, समझ रहे हैं आप। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी क्या है? फेडरल हो गया। अखिल भारतीय सेवा, ये भी यूनिटरी हो गया। द्विसदनात्मक, ये फेडरल हो गया। 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, बी और आंसर, बी और आंसर। अब बात करेंगे 46 पे। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
संविधान जो है दोस्तों, क्या आंसर है देखिए। देखो, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान जो है मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है। एकात्मक झुकाव को उसमें सशक्त मिश्रण है, ठीक है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। नहीं, क्योंकि यहाँ न्यायिक शक्तियां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, यूनिटरी। तो ये गलत हो गया। चौथा, 4 गलत होने से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। 1 2 3 दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न नहीं है, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट ही प्रभुता संपन्न है, सोवरेन है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है। एकल नागरिकता है, केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं, एकात्मक झुकाव प्रदान करती है। 1 2 सही है, 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले में उन मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध कम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है, क्योंकि न्यायिक शक्तियों में पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है। 47 देखो, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए, दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब कथन और कार सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। 48 पे बात करते हैं क्या है। चलो 48 पे बात करेंगे अपन, क्या है। कथन और कारण, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। क्या है? जीवन रखते हैं। गॉट इट। 48 पे बात करेंगे भाइयों। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बात सही है। और लोग खराब शासन के लिए सामर्थ्य राजनीतिक दलों को कोसते हैं। कौन सा एक सही है? ए या दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण ए का है, क्योंकि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त, ठीक है, लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामर्थ्य राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथनों कारण दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने भी किया, जयप्रकाश नारायण। याद रखना कि भाई कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्र एकता को सुरक्षित करना था। विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो ये ए आर दोनों सत्य, आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, बी राइट आंसर है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। वहीं संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्र एकता को सुरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कथनों कारण दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। वहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। कौन सा सही है? ए दोस्तों, देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तन भारतीय राजनीति व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन व कारण दोनों सत्य हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। क्या है दोस्तों? ए आर सही, आर का स्पष्टीकरण देख सकते हो, ये पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान
के वृहद होने का, बड़ा होने का कारण क्या है? देखो, भारतीय संविधान का विस्तृत संविधान है दोस्तों, इसके वृहद होने का कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जो इसमें इसके वृहद होने के कारणों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को राज्य ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। किसको? सेंट्रल को। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। कैसा है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। आइए इसका क्वेश्चन है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो भारतीय संघ राज्य जो है, लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये भारतीय संघ की बात कर रहा हूं, और राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों यानी कि इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब विकल्प डी जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। 56 पे बात करेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। बी है इसमें, यह एक्सप्रेशन नहीं सही करता, वैसे दोनों सही है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो भारत के संविधान का वर्णन दोस्तों विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक और सामान्य स्थिति में परिसंघीय है, किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। वहीं भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 13 है, 32 है, 131, 136, 141, 143, 226, 27, 45, 46, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान में ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है दोस्तों, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः यानी कि बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल शक्ति है, प्रवृत्ति कैसी है? प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण से अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? यह दोस्तों प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। डी आंसर है इसका। कैसा है? डी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। आप देख सकते हो मैंने ऊपर बताया। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ये केसी वेयर ने। ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है, मिस मत करना। भारतीय संविधान के विषय में भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी वेयर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वेयर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं डाला गया? यह बी आर अम्बेडकर साहब ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया,
तथा यह एकीकृत और संज्ञात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? यह हर्बर्ट साइमन ने। किसने? हर्बर्ट साइमन, याद रखना इनका नाम, ठीक है। हर्बर्ट ए साइमन है दोस्तों। इन्होंने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरनी और एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। वहीं विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यह बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी दोस्तों। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अब तो केवल एक ही प्रशासन है जिससे सार्वजनिक और निजी मामलों के में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होती है। यह कथन दिया गया है W.B. डॉनहम द्वारा। W.B. डॉनहम ने कहा कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। ये सही नहीं है। देखिए, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथा गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समत समानता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। सरकार के पद जन उत्तरदायित्व ये नहीं है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। 1, 2, 4 इज आंसर दोस्तों। गॉट इट? 1, 2, 4 इज आंसर। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोपरिता, 18वें आयोग क्वेश्चन है। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है दोस्तों। वहीं विधि के समत समता की बात करें, क्या है विधि के समत समता? अर्थात विधि के लिए समान, सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधि के समत समता का मतलब है विधि के लिए सभी समान है, कोई भी ऊपर नहीं है। विधिक भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार, किसके? व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रताओं का निर्धारण, किसका? स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है दोस्तों। संवैधानिक सरकार वह है, क्या है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। कौन सा सही है? ये केवल बी। IAS 2014 का क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप उसको अच्छे से, बताया हुआ मैंने ऊपर। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से देखेंगे तो देखो, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं उसके तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। व्हाट माय पॉइंट? बात करेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ये हो गया डी। समझ रहे हैं आप? ये देख सकते हैं आप, IAS का क्वेश्चन है, 73 पे आएंगे। समाज में समानता, समानता के
होने का एक नेतार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था, उनके बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये दोनों में समान है, बाकी का तीनों अलग अलग है। पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न की जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु किसी ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है तथा भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में अवशेष शक्तियां राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, कैसे? डायरेक्टली, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 75 देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी कि शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी कि शासन का केंद्र बिंदु, उसमें भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया गया। दोस्तों, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना है? उपरोक्त सभी को। अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्र परिषद, विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सीमा। तो भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना है। अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्र विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और उसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। दोस्तों, 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक दशक में भारत की संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1980 के दशक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 71 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रह गया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 77 क्वेश्चन। नोट्स के बाद नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्र प्रतीक पर। फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है वीडियो। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट था कि भाई कहाँ पर है, क्या है, कैसे संघवाद को, यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, तो सारी चीजों को देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन की। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों। साफ सफाई रखिए, अपने आसपास स्वच्छ रखिए, और एनवायरनमेंट को कितना प्रदूषण है आप समझते हैं, और बुजुर्गों की जो आपके आसपास हैं, अपने बुजुर्ग हैं अपने, उनकी सहायता करिए, उनके साथ बातचीत में रहिए। ठीक है, आई होप सो मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए।
टेक केयर।